सरफेस एक चीज़ की थी इसमें शोएब, इन्होंने मेंशन किया कि वही है पिच जो इंडिया पाकिस्तान मैच में यूज हुई थी। 241 बनाए थे पाकिस्तान ने उसमें बैटिंग करते हुए, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो 43 ओवर्स में चेज हो गए थे। आई थिंक प्रीटी एविडेंट है कि इनके पास 4 स्पिनर हैं। अपना होम क्राउड भी समझ लें, सारे टिकट तो इंडियंस ने खरीदे होंगे और अपनी मर्जी के विकेट बनाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट बनाएंगे। यू सी ऑल फॉर इंडिया। आई मीन आप सबको पता है कि इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट साइड और उनके पास स्पिनर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी 10-15 साल से हर चीज़ का फाइनल भी खेल रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी स्लिम फॉर न्यूजीलैंड। बट मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर टॉस जीत गया न्यूजीलैंड और हैंग इन कर गया तो आई थिंक ये ज़रा स्टैट्स भी बता दें साथ साथ। चले आप वन बैटिंग इन आपने बोला अपनी मर्जी की विकेट बनाएंगी, तो आईसीसी के कंट्रोल में होगा कि व्हाट इज गिवन टू देम, और यू थिंक दैट बोर्ड और टीम विल हैव अ से। पोला जी आईसीसी भी उन्हीं की है। नहीं वो तो वैसे अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह उन्हीं के ना मैं इसमें एडा तू पोला होम एडवांटेज तो फिर यहाँ पे भी सारे पिचेस। मेरी जान बस कर आगे चलते बस करो लाएगा। अच्छा, तो आप कहते 241 पाकिस्तान का था, बट ऑफ कोर्स दैट वाज अ बैटिंग व्हिच कुडंट। देख नहीं यार, डिक्टेट तो वो करते ना, तुम्हें नहीं पता। ठीक है, पता, सब पता। व्हाट काइंड ऑफ स्कोर डू यू फील? यू सेड इन द यार अब लास्ट शो मुझे यार देख यार सिकंदर, मुझे देख अगर इन्होंने टॉस जीत लिया न्यूजीलैंड ने तो फिर बैटिंग न्यूजीलैंड ने अगर थोड़ा हैंग इन कर लिया, फिर न्यूजीलैंड ने अगर थोड़ा सा लेट्स से पावर प्ले में थोड़ा सा इनको लूट लिया और रविंद्रा आ गया। रविंद्रा ने रुकना नहीं है, रविंद्रा रन बॉल खेलता है। रविंद्रा जिसको फास्ट बॉलिंग भी आती है, जिसको स्पिन भी आती है खेलना, वो देख मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर ये हैंग इन कर गए और विकेटें ना दी और सेशन में विकेटें ना मिली इंडिया को और लूजिंग द टॉस, और उसके बाद जिसमें सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, देन इंडिया घबराएगा और वो एट विल स्कोर करेंगे। और न्यूट्रलाइज करने के लिए विलियमसन है, फिलिप्स है, इनके बाकी लड़के हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनको वो फैंटी लगाएंगे। मिचेल है बीच में, ये फैंटी लगाएंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं वो। और देखो मोस्टली अगर पता नहीं है तो बैट्समैन से पूछो बताएंगे, वो मोस्टली थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहते हैं और डाउन द ट्रैक वो अपिश भी खेलते हैं, डाउन टू द ट्रैक निकलते भी। ये तो हमारी क्रिकेट है ना जो अपिश नहीं खेलनी। हालांकि मैं 2003 का वर्ल्ड कप देख रहा था, वो वसीम भाई को अपिश खेल रहा था हेडन, नहीं समझ आ रही है, वो ऊपर से खेल रहा है। तो ये तो कोई नई चीज़ ऐसी ट्रेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बट अगेन सक्सेशन में विकेटें ना गिरे न्यूजीलैंड की, थोड़ा सा नर्व होल्ड कर ले, थोड़ा सा स्पिनर को रन बॉल खेल ले, थोड़ा डीप चले जाएं, तो इनके पास स्ट्रेंथ है कि इनको फैंटी लग सकती है। ठीक है। अच्छा, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूजीलैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बैटिंग है। एंड ऑफ कोर्स द मेन पर्सन, स्टैंड आउट परफॉर्मर हैज़ बीन विराट कोहली, स्पेशली इन टूर्नामेंट्स। सना, आई थिंक एक प्लेयर की जब आप उनको मेजर करते हो उनकी क्वालिटी को, तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूर आती है कि जी उन्होंने टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स, फाइनल्स में कैसा परफॉर्म किया। एंड इनके मोस्ट रन्स हैं इन चैम्पियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। तो थोड़ा सा इनका एक इंजरी का भी स्केयर आया था, जहाँ पे लग रहा था कि शायद एक आई थी कि शायद ही इज़ सस्टेन्ड एन इंजरी, बट अभी नज़र आ रहा है कि बैटिंग शैटिंग कर रहे हैं, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। बट अगेन जस्ट इज इम्पैक्ट, द नंबर्स टेल यू अ स्टोरी एंड द इम्पैक्ट। वही बात वो वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है कि इम्पैक्ट ऑन द गेम कितनी सिग्निफिकेंट रही है इनकी सिंस ही स्टार्टेड फॉर इंडिया। आई थिंक एवरेज अगर यहाँ पे आप देखें 82 की एवरेज पे ऑलमोस्ट 90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट्स, नॉर्मल हम बायलैटरल की बात नहीं कर रहे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। आई थिंक इनकी सर्विसेज इंडिया के लिए ऐसी हैं कि उसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम हो सकता है, एक छोटा जवाब देना बहुत मुश्किल है इसमें। बट सबसे बड़ी क्वालिटी ऑब्वियसली डिसिप्लिन, डेडिकेशन, स्किल, टेक्निक, वो तो अपनी जगह पर है, पर हिज क्वालिटी टू इवॉल्व विद टाइम, आई थिंक ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है। एज ए ह्यूमन बीइंग देख लें, एज ए क्रिकेटर देख लें, 10 साल के पहले विराट कोहली में और आज के विराट कोहली में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन चीज़ों में कि वो हर तरह से इवॉल्व हुए हैं। सो जब भी एक एथलीट को वर्ल्ड लेवल पर
इस तरह का एक चैम्पियन बनना होता है तो वो खाली एक स्किल के ऊपर इवॉल्व करके नहीं बन सकता, एज ए पर्सनैलिटी आपको इवॉल्व करना पड़ता है। और जो ह्यूमिलिटी इनके अंदर आई, बीच में जो मुश्किल पैच भी इनका आया, उधर से जिस तरह ये बाउंस बैक करते हैं, एक वो विराट कोहली थे इन योर फेस टाइप, अभी भी आ जाती है वो वाला एग्रेशन जो अच्छा है आपके लिए, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आता है और वो कामनेस लाता है स्टेज के ऊपर। जब आपके ऊपर से अपने नाम का प्रेशर उस तरह से हट जाता है, यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वंस अगेन इन अ मैनर जिस वजह से आपने स्टार्ट की थी। हम सब उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं जिस वक्त आप अननोन होते हैं, फिर उसके बाद यू बिकम नोन, यू बिकम अ नेम, उसका भी एक प्रेशर होता है और फिर उसमें से आप ब्रेक थ्रू करते हो जब आप उस प्रेशर से निकल के दोबारा वैसी क्रिकेट खेलते हो जो आपने शुरू में स्टार्ट की थी, और वहाँ मुझे लगता है आपकी हाईएस्ट पीक होती है एज एन एथलीट, और ये वो अचीव कर चुके हैं कि अपने नाम के प्रेशर से भी बाहर निकल चुके हैं। इसलिए अगर आप देखें तो क्रूशल मोमेंट्स में, क्रूशल टाइम पर इन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दी हैं जो बाकी लोग शायद कभी कभी अपने नाम की वजह से या उस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रम्बल कर जाते हैं, बट इन्होंने एज अ पर्सन, एज एन एथलीट दोनों तरह से इवॉल्व किया, तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। वो यहाँ पे पहुंचे, उसकी दो बहुत बड़ी जो है ना वो रीजंस हैं। एक, ठीक है उन्होंने गेम के साथ इवॉल्व किया, बट जब वो आए भी थे तो उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी, जब वो शुरू में भी आए थे तो वो उनको इतना नहीं करना पड़ा। एक ये चीज़ कि उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी तो उन्होंने कंसिस्टेंट बना दिया उनको बहुत ज़्यादा। अब वो स्ट्राइक रोटेशन वाली एबिलिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या चाहिए था? फिज़िकल फिटनेस। उन्होंने फिज़िकल फिटनेस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो अपनी फिटनेस को वहाँ पे ले गए जहाँ पे आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है, आपकी फिज़िकल फिटनेस आपके साथ है। यू cannot go wrong as a batter if you know strike rotation against spin and pace, और दूसरा आपकी फिजिकल फिटनेस। ये दो बहुत बड़े एलिमेंट्स। और ओवरऑल देखिए, हम यूजुअली कहते हैं कि स्टैट्स रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभार दे स्पीक वॉल्यूम्स। अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें और एक्चुअल सिचुएशंस की 1400 हैं चेज में, फील्स लाइक एक बड़ी ओकेजन्स आती हैं, सेमीफाइनल फाइनल ही एम्ब्रेसेस दैट ओकेजन। वो ऑलमोस्ट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मुझे ख़त्म करना है मैच। सिवाय बांग्लादेश के अगेंस्ट इस टूर्नामेंट में आई थिंक ही इज़ परफॉर्म्ड इन एवरी सिंगल गेम। शायद इतने 100 नहीं है बिकॉज हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं, लेकिन हर 7वें मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेना, इट्स समथिंग अमेजिंग ओवर अ स्पैन ऑफ 300 गेम्स। इसलिए देखें कि इम्पैक्टफुल जोन की बात की ज़ैनब ने भी, और हम अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर आजकल के दौर में, पहले भी ऐसे थे, पहले भी बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, आजकल के दौर में उसकी कंसिडरेशन थोड़ी ज़्यादा है कि अगर आप 30 भी रन्स करें और अगर उसका इम्पैक्ट हो तो वो काउंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इनके इम्पैक्ट की बात करें, मैन ऑफ द मैच एबिलिटी की बात करें, तो इसलिए ये दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं क्योंकि इनकी मैच विनिंग एबिलिटी इतनी हाई है। ये कोई भी ओकेजन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन मिल जाती है, ही डज अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर जोन में रह के मैंने कैसे मैच जितवाना है। सो परफॉर्मर तो बड़े आए, हमने बड़े देखे, लेकिन जो मैच विनिंग जोन की एबिलिटी होल्ड करता है वो सुपर मेगा सुपरस्टार बनता है। तो ही इज़ वन ऑफ दोज जिसकी मैच विनिंग एबिलिटी इनको बाकियों से अलग करती है। उससे पहले सचिन तेंदुलकर थे, ही यूज्ड टू विन मैचेस फॉर इंडिया, फॉर द कंट्री। फिर उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो रिप्लेसमेंट क्या मिल रही है, वो एक उससे ज़्यादा बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर जिसके लिए कंडीशन मैटर नहीं करती, जिसके लिए सिचुएशन मैटर करती है कि जितनी टफ सिचुएशन होगी उतना ज़्यादा बेहतर विराट कोहली हमें नज़र आता है। मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच विनिंग एबिलिटी की बात करें, मैन ऑफ द सीरीज विनिंग एबिलिटी की बात करें, होम एंड अवे परफॉर्मेंस की बात करें, तो ही स्टैंड आउट। ठीक है, स्टैंड आउट वो करते हैं। श्रेयस अय्यर डिफरेंट प्लेयर टू विराट कोहली, कम्प्लीटली डिफरेंट उस तरह से, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं। मतलब अब वो मिडिल ऑर्डर में जो एक स्टेबिलिटी उनको चाहिए थी वो उनकी तरफ से हमें नजर आई है। स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए, उनके लिए हमेशा इशू रहा और शायद अभी भी वो उसके साथ लड़ रहे हैं, वो फास्ट बॉलिंग का बाउंसर के ऊपर उनकी इन जो है वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अदर देन दैट ही डज अंडरस्टैंड कि मैंने अपने नंबर 4 पे रह के मैंने कैसे इम्पैक्ट डालना और कैसे मैचेस जीतने, क्योंकि इनका हमेशा से मसला रह रहा था कि नंबर 4 पे इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को ट्राई किया, ऋषभ पंत भी खेले, के राहुल भी आए, कुछ लोगों को और भी ट्राई किया गया, लेकिन ही इज़ द राइट मैन। वो जो मलिक ने बात की कि ये सब लोग जब मिलके एक राइट कॉम्पोजिशन बनाने जाते हैं तो फिर आप बेस्ट प्लेयर को चुनते हो कि कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो हमारे नंबर 4 और 5 पे खेल सकता है, क्योंकि इनको पता है कि टॉप ऑर्डर इनके पास बहुत शानदार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल तो अब आए हैं, पहले शेखर धवन थे, तो ये बहुत इंपैक्टफुल जोन में परफॉर्मेंस देते रहे। लेकिन 4, 5, 6 का एक इशू था जिसपे इन्होंने के राहुल को नीचे लेके आए, श्रेयस अय्यर आए, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उनके जो कमी थी किसी न किसी जगह पे नज़र आने वाली, जिसको इन्होंने फिल किया विद द राइट ह्यूमन रिसोर्स
विद द सेम टाइम वो जो ऑलराउंडर की बात करते हैं अक्षर पटेल, जो अक्सर रोटेटर के तौर पर उनको ऊपर भेज दिया जाता है बिकॉज ही डज अंडरस्टैंड हिज गेम वेरी वेल, कंट्रोल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्रेशर। तो ओवरऑल अगर बैटिंग लाइनअप में जाएं तो इनके वो जो थोड़े बहुत कमी नज़र आ रही थी पिछले कुछ अरसे में, वो उन्होंने कवर अप किया विद द इंक्लूजन ऑफ श्रेयस अय्यर एंड के राहुल। ठीक है, एंड ही आल्सो लव्स प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इतने 70 की एवरेज, वही बात आ जाती है कि सारी बेसिस जो है कवर्ड है उनकी। बिल्कुल है, मैं एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। नहीं, बॉलर्स की बात करते आप लोग आधा पौना घंटा लेके ना कोई ऐसी चीज निकालो उनकी, हाँ। फिर हमसे पूछो अच्छा, कि क्या किसको एक्सप्लॉइट कर मैं निकाल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि इस पे बात करें। मैं नहीं बात नहीं आप करूंगा निकालो चक्रवर्ती पे। निकालो आप। पूछे आप चार स्पिन बॉलर्स और रन देते ही नहीं है, कितना लोड शामी पे होगा एज द ओनली पेसर, बिकॉज यू वुड एज अ बैटिंग यूनिट लुक टू स्कोर अगेंस्ट समबडी। यार हम शामी को ना कंसिडर नहीं करते एज अ बॉलर, और वो ये भी नहीं देखते कि यार वो विकेट टेकिंग बॉलर है, और वो आके पूरा पार्टिसिपेट किया हुआ इसके निकालने स्टार्ट इस टूर्नामेंट में। हाँ, वो आके कंट्रीब्यूट करता है। 5 विकेट ऑल इसमें। हाँ जी, वो आके विकेट भी लेता है, पिछले मैच में भी ली है, और कंट्रीब्यूट करता है, बीच के ओवरों में आता है। ऑस्ट्रेलिया के मैच में आया, विकेट लेने आया, उसको काम दिया गया था, रोल किया गया था। बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हम कर रहे हैं स्पिनर शामी और हार्दिक एक्चुअली प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन दिस। तो नया बॉल कर रहे हैं, नया बॉल कर रहे हैं हार्दिक इसमें। हाँ, तो आई थिंक ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर, देखिए मुझे नहीं लगता कि शामी को ज़्यादा देर के लिए अटैक पे रखेंगे नया बॉल। न्यूजीलैंड एक्चुअली प्लेज अ वेरी गुड बैटिंग लाइन में, वो अच्छा मैनेज करेगी। आई रियली थिंक दैट यू नो यार थोड़ा सा ना सब्र कर जाए 10 ओवर, न्यूजीलैंड विकेट ना दे और डीप इन द क्रीज जाने की कोशिश करे और डीप इन द इनिंग्स जाने की कोशिश करे, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता पैनिक क्रिएट होगा। सो अगेन अगर वक्तन बवक्तन विकेटें गिरती रही तो प्रॉब्लम होगा। स्पिनर्स उनके अगर विकेटें लेते रहे इन अ सक्सेशन और रन बॉल आप नहीं खेल सकते, लेट्स से जस्ट पुट इट दिस वे कि अगर हम 3 ओवर खेल लेते हैं, स्पिनर्स को न्यूजीलैंड की बात कर 3 ओवर खेल लेते हैं, उनको आती है गेम, ऐसा तो नहीं ना है कि हम जैसे खेलते हैं वैसे गेम नहीं आती, खेल लेते हैं, बस वो खेलते रहें, चलते रहें। समवेयर डाउन द लाइन अगर लेट्स से 4 विकेट्स डाउन देयर एंड 200, आई थिंक एनीबॉडीज गेम हो सकती है उसके बाद। So I really think that you know New Zealand has a great chance. जब कोई 4 स्पिनर्स से खेलता है तो जो पेसर्स होते हैं वो अपने अंदर थोड़ा ये सोच लेते हैं और हमारी उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब 4 स्पिनर से खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक जो टीम है वो उन पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। बट आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू शमी एंड हार्दिक। वो आते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर्स की है, 4 खेल रहे हैं, कंडीशन उनकी तरफ है। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ हैं, हम अपने उसमें जोन में रह के आपको विकेट्स दिलाएंगे, हम रन्स नहीं देंगे। तो जो स्पिनर्स वहाँ पे उस वेन्यू पे काम कर रहे हैं वो उनके पेसर्स भी कर रहे हैं। तो मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जब आप निकल के कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप बड़े बड़े नाम में आपका नाम आता है, बड़ी चीज़ों में आपका नाम आता है। तो शमी देखें, उनको नया बॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 ओवर की दे रहे हैं ऊपर से, फिर उसके बाद मिड ओवर्स में अगर कोई पार्टनरशिप लगती है, फिर डेथ ओवर से पहले अगर कोई पार्टनरशिप है वहाँ पे उनको लेके आते हैं, वो हर जगह उनको विकेट दे रहे हैं। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली मिडिल ओवर्स तो ठीक ही खेले थे सना, इट वाज जस्ट कि वो आखिरी 10 ओवर्स में दे कुडंट कैपिटलाइज, वो रन्स शुड हैव बीन अबाउट 300 एंड दे केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स, उसकी वजह से उनको वो एक टोटल नहीं मिल सका। लेकिन आज वही बात होगी कि तीनों फेजेस में अच्छा खेलना ज़रूरी होगा, बिकॉज यू आर अप अगेंस्ट अ क्वालिटी टीम। पेसर्स भी हैं उनके पास जो इफेक्टिव हैं, स्पिनर्स भी हैं, उन्होंने वही बात आ जाती है, अपनी सिलेक्शन बहुत अच्छी की है और उनकी एग्जीक्यूशन भी उतनी ही वो जो हम बात करें ना कि एक वेन्यू पे खेलने का एडवांटेज वो डेफिनेटली इंडिया को हुआ है, नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। ये फिर भी उनका तीसरा, आपको लगता है ट्रैवल का है यहाँ पे मामला? ट्रैवल के थकावट वो सब तो एज ए प्रोफेशनल आपने करनी होती है, बट ये एडवांटेज तो आपको था कि आप स्पिन हैवी साइड सिलेक्ट कर सकते थे, पहली एक एडवांटेज। बट नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडिया बिकॉज उनका तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, तो डिफरेंट कंडीशंस में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज इट कम्स डाउन अगेन टू द थिंक टैंक, जो आप सिलेक्शन करते हैं, जो आप सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आप उससे अलग नहीं कर सकते। बट वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जब मैच हुआ तो पिच डिफरेंट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जब मैच हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो वाली बॉलिंग नहीं थी, सो थोड़ी सी उनको
एक ऐसी बैटिंग ट्रैक दिया गया जहाँ पे इंडिया के बैटर्स के लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब न्यूजीलैंड का एक बहुत बैलेंस साइड है, सो द ओनली थिंग दैट इंडिया कैन हैव एन एज इज़ अबाउट स्पिन बॉलिंग, इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्पिन का विकेट। तो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की बैटिंग की जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें इंडिया के अगेंस्ट, तो वो मोमेंटम किसी वक्त नहीं आया था, क्योंकि जब विलियमसन और डैरल मिचेल इकट्ठे आए वहाँ पर थोड़ा सा डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया था। उसको आई थिंक अगर न्यूजीलैंड कवर कर जाता है, आइदर इन दोनों में से कोई तेज़ खेलता है या फिर एट सर्टेन पॉइंट आप ग्लेन फिलिप्स को ऊपर लाएं, बिकॉज मैं अगेन ये बात कर रही हूँ, इस पिच के ऊपर जो सेट बैटर है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो आई थिंक वो एक बड़ा, जैसे अक्षर पटेल आ जाते हैं इंडिया के, वो आके फ्री खेलते हैं, तो बीच में शायद न्यूजीलैंड को ऐसे अगर मैच इंटरेस्टिंग करना है ना आपने, तो न्यूजीलैंड को टॉस जीतना होगा। ठीक। अगर आपने डेड ही करना है ना मैच को, तो इंडिया को टॉस जिता दो, तो वो आधा मैच उधर ही फारग हो जाना। तो फाइनल क्या रहना है? सही कह रहे हैं कि एक टीम जो है वो दोनों चीज़ों के लिए रेडी है, पहले बैटिंग करा लो दूसरी करा लो। न्यूजीलैंड जो है वो मुझे लग रहा है कि पहले बैटिंग उनकी है। अच्छा, दूसरा देखें, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, ट्रैवलिंग नहीं हुई उनकी, ये नो डाउट बैग को पैक करना किसी भी एथलीट के लिए मुश्किल काम होता है, होटल चेंज होना, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो शुरू से ही पता था कि वो उस वेन्यू पे खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, ठीक है। चले यूएई में 2 और वेन्यूज़ हैं, एक शारजा है एक अबू धाबी है, ऐसे ही है। शारजा में भी सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेला जा सकता था। अबू धाबी एक ऐसा वेन्यू था जहाँ पे उनको एक चेंज चाहिए थी उनके इस 15 के कॉम्बिनेशन में, वो ये उनको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था उन कंडीशन में खेलने के लिए। तो वो उनके पास तो फिर भी वो अगर वॉशिंगटन सुंदर की जगह वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ले आते, यहाँ पे भी वो एक मैच भी नहीं खेले, एक ही वेन्यू पे हो रहा है, तो फिर भी हर चीज़ मतलब उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। अगर आप उनको देते अबू धाबी में भी मैच, तो भी वो एक ही बंदा आना था इसमें। ठीक है। हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, तो स्पिनर के क्या तासुरात हैं इस मैच से पहले वो आपको सुनाते हैं। और एक पॉइंट जो अभी शोएब आपने मेंशन किया था कि कोई ऐसा एरिया है जो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस लिटिल चैट